नवरात्रि, नवरात्रि कब कब आती हैं? 9 दिन की। अप्रैल में आती है और एक हाँ अप्रैल में। नहीं नहीं, वो हिंदी वाले मास बताओ। चैत मास में और कुमार मास में। कुंवार में थोड़ी रहती, भादों में रहती है शायद। भादों में कहाँ रहती है नवरात्रि? भाद में नहीं रहती। भादों में तो जन्माष्टमी होती है। इसमें तो लिखा है, लेकिन देखो एक बार तो वो हाँ कुंवारी होगा जब वो नवरात्रि आती है, दशहरा आता है ना, लेकिन इसमें भादों में। तो दीपावली आ जाती है उसके 15 दिन बाद, 15 दिन बाद दशहरा। इसमें लिखा है ये जो गणगौर उत्सव मनाया जाता है वर्ष में 2 बार चैत्र और भाद्र मास में मनाया जाता है। 2 बार चैत्र मास में और भाद्र मास में 9 दिन तक मनाया जाता है। मतलब वही देवी की आराधना होती है, नहीं देवी की नहीं, शिव पार्वती की आराधना होती है। तो हो सकता वो अलग है, ये अलग है नवरात्रि। तो गणगौर उत्सव किस क्षेत्र का है? निमाड़ का। महिलाएं मनाती हैं, वर्ष में 2 बार होता है, भाद्र मास में और चैत्र मास में, ठीक है, भादों में। और यह 9 दिन तक मनाया जाता है, जिसमें शिव पार्वती की आराधना की जाती है। महत्वपूर्ण फैक्ट है, ठीक है। तो ये हो गया अपना गणगौर। अब आता है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन गोवर्धन पूजा क्या होती है, कब मनाया जाता होगा? थोड़ा कृष्ण जी से संबंधित है ना? नहीं, कब होता है गोवर्धन? होता है, अपने इधर भी मनाया जाता है दीपावली के दूसरे दिन। हाँ, भाई दूज से गोवर्धन की पूजा मनाई जाती है। ये मध्य प्रदेश के लगभग पूरे मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। बस ये बात ध्यान रखना, गोवर्धन पूजा दीपावली में मनाई जाती है, वो गाय से रिलेटेड है ये, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नवन्ना पर्व। नवन्ना, ये ध्यान रखना, नवन्ना किसे कहते हैं? नवन्ना जो है बुंदेलखंड का त्योहार है। नवन्ना जो होता है, नवन्ना मतलब नई फसल। नई फसल के आने पर त्योहार मनाया जाता है, इसे छोटी दीपावली भी कहते हैं। ठीक है, बस इसमें यही है। नवन्ना मुख्यतः बुंदेलखंड का है, और नवन्ना मतलब नाफा नई फसल के लिए मनाया जाता है। अब आता है मड़ई। मड़ई उत्सव। मड़ई मुख्यतः मंडला का त्योहार है। मंडला मतलब मंडला में कौन सी जनजाति पाई जाती है? बैगा, गौड़, बैगा, ठीक है। तो ये मंडला से मड़ई उत्सव मंडला में मनाया जाता है मुख्य रूप से। और मड़ई मालूम है कब भरता है अपना, कब होता है मड़ई? दीपावली के बाद। दीपावली के दूसरे दिन से लेके पूर्णिमा तक अलग अलग स्थानों पर मनाई जाती है। तो मुख्यतः मड़ई उत्सव मंडला में मनाया जाता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसमें मोर के पंख की ढाल की पूजा कर, वो एक मोर का पंख टाइप का लिए रहते हैं, जो अहीर रहते हैं और वो नाचते हैं, ठीक है। तो मोर के पंख की ढाल बनाई जाती है। ढाल मतलब जो तलवार से मारते हैं ना, तो जो ढाल बनाई, उसकी गोल ढाल बनाई जाती है, उसकी पूजा की जाती है। ये हो गया मड़ई उत्सव। फिर आगे आता है मेघनाथ उत्सव। ये हालांकि अपन कहीं कहीं कुछ एक तो पढ़ चुके हैं, लिखे भी हैं, एक बार फिर से रिवाइज है, मतलब ये इकट्ठे आ जाएंगे सारे त्योहार। मेघनाथ उत्सव। मेघनाथ उत्सव जो है वो गौड़ और कोरकू जनजाति का होता है। गौड़ और कोरकू जनजाति का होता है। गौड़ कहाँ पर पाए जाते हैं अधिकतर? मंडला में। गौड़, मंडला, बाला, इस साइड क्या बोलते हैं, विंध्य साइड, और अपने उमरिया शहडोल साइड भी पाए जाते हैं, ठीक है। गौड़ और कोरकू जनजाति कहाँ पर पाई जाती है?
छिंदवाड़ा साइड। ठीक है, तो गौड़ और कोरकू का ये प्रमुख उत्सव है। इसमें होली के एक दिन बाद से अलग अलग स्थानों पर भरता है। मतलब जैसे अपन इधर मड़ई भरती है ना अलग अलग स्थानों पर, ऐसे ही मेघनाथ उत्सव मनाया जाता है। इसमें इसे झंडा मेला भी कहा जाता है, झंडा मेला भी कहा जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये मेघनाथ उत्सव। मेघनाथ उत्सव मुख्यतः गौड़ों कोरकू जनजाति का एक त्योहार है। इसको झंडा मेला भी कहा जाता है और ये होली के एक दिन बाद से अलग अलग स्थानों में भरता है। ठीक है, अब आता है खिचड़ी। खिचड़ी मुख्यतः जो उत्सव है दीपावली के एक दिन बाद से मनाया जाता है। खिचड़ी उत्सव यह भारिया, गौड़ और कोरकू बनाते हैं। क्या किया जाता है? भारिया, गौड़ और कोरकू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। भारिया और कोरकू तो लगभग एक ही जगह निवास करती हैं और गौड़ भी वहाँ पर निवास करते हैं। मतलब ये बात हो रही है छिंदवाड़ा साइड, छिंदवाड़ा बैतूल साइड। इस उत्सव में गाय और बैल को खिचड़ी खिलाई जाती है। ये बात महत्वपूर्ण है। जो गाय और बैल रहती हैं उनको खिचड़ी खिलाई जाती है। तो जो खिचड़ी उत्सव है वो दीपावली के दूसरे दिन से शुरू हो जाता है। भारिया, गौड़, कोरकू आदि जनजाति के द्वारा किया जाता है और गाय और बैल को खिचड़ी खिलाई जाती है। ठीक है, अब आता है रातौना। रातौना ये महत्वपूर्ण त्योहार है। ये बैगाओं का प्रमुख त्योहार है रातौना। रातौना में ये अपन पढ़ चुके हैं। बैगा मतलब डिंडोरी, मंडला, उमरिया, शहडोल वाला एरिया जो रहता वो कहलाता बैगा क्षेत्रों का। इसमें क्या किया जाता? रातौना में मधुमक्खी की पूजा की जाती है। बहुत पूछा जाता है रातौना त्योहार में किसकी पूजा की जाती है? मधुमक्खी की पूजा की जाती है। फिर उनके जो छत्ते से शहद निकलती है उसको रसपान करके सब लोग फिर नाचते हैं। ठीक है, फिर अब कभी कभी इनकी अवधि भी पूछी जाती, कितने दिन तक कौन से त्योहार चलते हैं। ठीक है, तो आप लोग बताइए, कुछ तो मालूम होगा। सबसे पहले गणगौर पर्व। गणगौर कितने दिन तक चलता है? 9 दिन तक। 9 दिन तक। ये आते हैं प्रश्न है ना। भगोरिया कितने दिन तक रहता है? भगोरिया 7 दिन तक। 7 दिन 7 दिन। तक। ठीक है, लोक रंग उत्सव। लोक रंग उत्सव जो रहता है ये मुख्यतः खजुराहो में मनाया जाता है। मतलब एक नृत्य उत्सव है। नहीं, लोक रंग जनजातियों से रिलेटेड एक उत्सव है। वो शायद खजुराहो में मनाया जाता है, ऐसा हमें ध्यान है। ये 5 दिन तक चलता है। 5 दिन तक चलता है। फिर मालवा उत्सव। मालवा उत्सव 7 दिन तक चलता है। मालवा मतलब इंदौर में मनाया जाता। मालवा का जो प्रमुख शहर है इंदौर है। ठीक है, तो इंदौर में ही मनाया जाता। निमाड़ उत्सव। निमाड़ उत्सव खरगोन, खंडवा और मंडलेश्वर में मनाया जाता है। 3 दिन तक चलता। मतलब ये हर साल रोटेट होके बनाया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
अब अपन आते हैं नृत्यों पर, लोक नृत्य। वैसे तो अपन ने बहुत कुछ पढ़ लिए थे, लेकिन इनके बारे में और समझ लेते हैं। पहले अपन आते हैं निमाड़ क्षेत्र के लोक नृत्य। निमाड़, ऊपर हेडिंग डाल लें, निमाड़ क्षेत्र के लोक नृत्य। पहला पॉइंट डालें काठी, काठी नृत्य। ये काठी नृत्य है तो ये निमाड़ में ही होगा। अब निमाड़ वाला क्षेत्र कौन सा कहा जाता है? अपन जनरली ये समझें जहाँ पर खरगोन खा वाले हैं, खरगोन, खंडवा, ठीक है, बुरहानपुर और मंडलेश्वर, ओमकारेश्वर, ये निमाड़ वाला एरिया कहलाता है, ठीक है। तो काठी नृत्य निमाड़ का प्रमुख नृत्य है। देव प्रबोधनी एकादशी से महाशिवरात्रि तक होता है। देव प्रबोधनी, प्रबोधनी मतलब उठना की बैठ, वो होती है ना, एक देवशयनी होती है और देव उठनी होती है। देव प्रबोधनी से महाशिवरात्रि तक होता। देव प्रबोधनी का मतलब हमें नहीं मालूम है क्या होता है। देव प्रबोधनी एकादशी से महाशिवरात्रि तक मनाया जाता है काठी नृत्य। काठी नृत्य को जो करते हैं उसको भगत कहते हैं। मतलब एक प्रकार की ये देवों की आराधना है। देवों की आराधना मतलब शिव भगवान की आराधना है। ये एक सामूहिक नृत्य होता है और देव प्रबोधनी एकादशी से लेकर महाशिवरात्रि तक काठी नृत्य किया जाता है, ठीक है। अब आगे आता है अभी अपन ने गणगौर उत्सव देखा था। गणगौर उत्सव कहाँ पर होता है? निमाड़ में ही होता है, निमाड़ क्षेत्र में होता है। ठीक है। ये कितने दिन का रहता है गणगौर उत्सव? ये 9 दिन का रहता है, पर महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। महिलाओं के द्वारा। तो यहीं पर गणगौर नृत्य भी किया जाता है इसी संबंध में, ठीक है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये लिख सकते हैं। इससे संबंध जो फैक्ट महत्वपूर्ण है, गणगौर नृत्य में पार्वती देवी की आराधना की जाती है। पार्वती की आराधना की जाती है। ठीक है। फिर है मांडल्या। मांडल्या, मांडल्या नृत्य। आज क्या बात है, आज बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं। मांडल्या नृत्य, मांडल्या ये भी निमाड़ का नृत्य है। ये विवाह अवसरों पर किया जाता है। विवाह के द्वारा, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। विवाह के समय पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है। फिर है फीफारिया नृत्य। फीफारिया, फीफारिया, फीफारिया ये भी विवाह नृत्य है। ये भी महिलाओं के द्वारा किया जाता है। फिर डंडा नृत्य। डंडा नृत्य, डंडा नृत्य जो रहता है वो नई फसल के आगमन पर किया जाता है कृषकों के द्वारा। कृषकों के द्वारा किया जाता है डंडा नृत्य।
फिर आड़ा खड़ा नृत्य, आड़ा खड़ा नृत्य, आड़ा खड़ा नृत्य। इसमें मतलब कुछ महिलाएं नीचे झुक जाती हैं और कुछ महिलाएं खड़ी होके नृत्य करती हैं, ठीक है। तो इसको आड़ा खड़ा नृत्य कहते हैं। ये मुख्यतः विवाह, जन्म और मुंडन संस्कार पर होता है। इस प्रकार से ये निमाड़ क्षेत्र के अपन ने नृत्य समझे। तो सब प्रश्न पहले यही उठता है कि ये नृत्य कहाँ किए जाते हैं। तो निमाड़ में किया जाता है। कौन कौन से, एक बार लर्न करना पड़ेगा। काठी, गणगौर, मांडल्या। पहले 3 करो, काठी, गणगौर, मांडल्या, ठीक है। फिर फिफरिया, डंडा और आड़ा, आड़ा खड़ा। डंडा और आड़ा खड़ा एक साथ हो जाएगा, फिफारिया। तो काठी, गणगौर, मांडल्या, आड़ा खड़ा, डंडा और फिफारिया, ठीक है। ये इस प्रकार के निमाड़ की लोक नृत्य हैं 6। अब आते हैं अपन मालवा के नृत्य। मालवा पहला है मटकी। मालवा जो नृत्य है, मालवा कौन सी जनजाति पाई जाती मालवा में? नीलिमा मैडम, मालवा में कौन सी जनजाति पाई जाती है? बीना मैडम? गोंड पाई जाती सर। नहीं, मालवा मतलब है इंदौर वाला एरिया, वहां पर भील पाई जाती है, ठीक है। मालवा क्षेत्र में पूरा भील एरिया रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन से नृत्य होंगे ये समझ लेते हैं। सबसे पहले आता मटकी नृत्य। डैश करके लिखें, विवाह के अवसर पर। फिर उसमें कॉमा लगाए, महिला प्रधान, मतलब महिलाएं रहती मटकी नृत्य में। फिर रजवाड़ी नृत्य, रजवाड़ी ये भी विवाह का और महिलाओं का है। फिर अंटिया, अंटिया अंटिया नृत्य जो है मालवा और निमाड़ दोनों में किया जाता है। मालवा और निमाड़ दोनों रीजन में होता है। इसका दूसरा नाम डांडिया भी होता है। यह एक पुरुष प्रधान होता है। अंटिया, ध्यान रखना, अंटिया नृत्य पुरुष प्रधान होता है। फिर है द्विचक्की, द्विचक्की नृत्य, द्विचक्की, द्विचक्की नृत्य। द्विचक्की नृत्य में क्या होता है, पुरुष और महिलाएं दोनों विवाह के समय पर करते हैं। दोनों व्रत बना ले, मतलब एक गोल बना लेते हैं, ठीक है। गोला आकार बनाकर नृत्य करते हैं। तो द्विचक्री नृत्य मालवा का महिलाओं पुरुष दोनों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है। बस ये है मालवा के नृत्य। अब एक बार देख लेते हैं कौन कौन से। पहला है मटकी, दूसरा है रजवाड़ी, तीसरा है अंटिया और चौथा है द्विचक्की, ठीक है।
मटकी, रजवाड़ी, अंट्या, द्विचकी। निर्माण के कौन कौन से थे? काठी, गणगौर, फेफारिया, मांडल्या, डंडा और आड़ा खड़ा। ठीक है, मालवा की मटकी, रजवाड़ी, अंट्या और द्विचकी। अब आते हैं अपन बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड मतलब कौन सा एरिया जहाँ पर अपन रह रहे हैं। लगभग महाकौशल एरिया भी आता है बुंदेलखंड में, आता है सागर वाला, दमोह वाला, पन्ना। ठीक है, ये एरिया कहलाता बुंदेलखंड। अब बुंदेलखंड में सबसे प्रमुख कौन सा है ज्योति मैडम? नृत्य, राई नृत्य। राई नृत्य। ठीक है, तो लिखो राई नृत्य। ये जो नृत्य है वो मृदंग वाद्य यंत्र द्वारा बनाया। जैसे ढोलक रहता है ना, तो ऐसे ही गोलाकार मृदंग रहता है, मृदंग वाद्य यंत्र। ठीक है, इस नृत्य को मुख्यतः बेड़िया जनजाति करती है। जैसे कि बेड़निया जिसको बोलते हैं, बेड़निया। बेड़निया मतलब, हालांकि ये अपने इधर गाली भी है बुंदेलखंड में, लेकिन एक बेड़िया जनजाति है जो इस नृत्य को करती है। राई, ये मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है, ये बात ध्यान रखना। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। जनरली इसमें क्या रहता है, पुरुष वर्ग महिला का रूप रख के इस नृत्य को करता है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण नृत्य है ये मध्य प्रदेश का, क्योंकि राजकीय नृत्य है। राई के जो कलाकार हैं वो ज्ञानेश्वरी है, ज्ञानेश्वरी कटनी की हैं, और राम सहाय पांडे, इनको पद्मश्री मिला हुआ, राम सहाय पांडे को, ज्ञानेश्वरी दोनों को। ठीक है, राई नृत्य का उल्लेख मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत, मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत और आचार्य केशव के ग्रंथ रामचंद्रिका में उल्लेख है। ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। रामचंद्रिका एक महाकाव्य है केशव का, उसमें, और पद्मावत, पद्मावत किसका ग्रंथ है? मोहम्मद जायसी का ग्रंथ है। इसमें राई नृत्य का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इससे बहुत सारे फैक्ट निकल के आए। राई एक तो मध्य प्रदेश का नाटकीय नृत्य है, राजकीय नृत्य है, बुंदेलखंड में किया जाता है। जनरली ये विवाह है और कोई भी फेस्टिवल्स रहता है, मतलब सभी अवसरों पर किया जाता है। ये मृदंग वाद्य यंत्र के द्वारा किया जाता है, ढोलक बजाते हुए, ढोलक नहीं मृदंग बजाते हुए, और बेड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है, और जो करते हैं उसको बेड़निया बोलते हैं। ठीक है, राई के कलाकार हैं ज्ञानेश्वरी, राम सहाय पांडे, और इसका उल्लेख पद्मावत और रामचंद्रिका ग्रंथों में किया गया। ठीक है, अब आगे आता नौरता नृत्य। नौरता, नौरता मतलब नवरात्रि, नवरात्रि भी बोल सकते हैं, नौरता, समझ में ही आ रहा है। ठीक है, नवरात्रि। सर ये जो राई नृत्य है ये मोहम्मद जायसी के पद्मावत ग्रंथ है, और क्या होता है सर आपने? केशव आचार्य केशव थे, उनकी रामचंद्रिका नाम का एक महाकाव्य है, उसमें उल्लेख किया गया है इनका। फिर है नौरता। नौरता कब होगा? नवरात्रि के समय। ठीक है, ये मुख्यतः कुंवारी लड़कियों के द्वारा किया जाता है, ये महत्वपूर्ण है नौरता। ये सब बुंदेलखंड के नृत्य हैं, तो बार बार हम बुंदेलखंड नहीं बोलेंगे। अब आगे, तो नौरता कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है। बधाई, बधाई विवाह आदि के शुभ अवसरों पर किया जाता है। पुरुष महिला के बीच में नृत्य करती है।
मतलब जो महिलाएं रहती हैं ना, जैसे शादी के बाद, मतलब ये जनरली लड़के की जब वो हो जाती है ना, बारात चली जाती है, तो महिलाएं जाती नहीं हैं बारातों में, तो क्या करती हैं, महिलाएं पुरुषों का वेश धारण कर लेती हैं और बहुत हंसी मजाक हंसी टिटोली करती हैं कि नहीं करती, ज्योति मैडम देखा होगा आप लोगों ने तो। अब शायद परंपरा में नहीं है, काहे कि आजकल तो महिलाएं भी जाने लगी बारात में, तो घर में कोई बचते ही नहीं है, तो ये बधाई नृत्य कहलाता है। फिर आता है ढेमराई। ढेमराई एक ढीमर जनजाति होती है बुंदेलखंड की। ढेमराई नृत्य ये भी बुंदेलखंड का है, नवरात्रि के समय और विवाह के समय होता है। फिर सैरा नृत्य। सैरा। सैरा ये तीज के अवसर पर होता है। तीजा उपासे रहते हैं ना आप लोग, तो तीजा के अवसर पर, तीजा एक त्योहार होता है शायद, है ना, जो कि गणेश उत्सव के पूर्व मनाया जाता है, एक दिन का बहुत बड़ा उपवास रहता है महिलाओं का। तीज के अवसर पर पुरुष प्रधान नृत्य ये सैरा बुंदेलखंड में होता है, गांव देहातों में, तो पुरुष प्रधान नृत्य है ये सैरा या सहरा। जवारा, अब इसको बारे में तो मालूम ही हो कि जवारा निकलते हैं ना, तो जवारा जब निकलते हैं तो कुछ महिलाओं को भाव आ जाते हैं, महिलाओं और पुरुषों को, ठीक है, तो उस समय जो कूदते हैं उछलते हैं उसी को जवारा नृत्य कहते हैं। फिर आगे कानड़ा नृत्य इंपॉर्टेंट है। कानड़ा नृत्य, कानड़ा नृत्य जो है धोबी समुदाय के द्वारा किया जाता है। धोबी समुदाय के द्वारा किया जाता है, वो बहुत तेज गति से नृत्य होता है। लोटा और ढोलक के माध्यम से लोटा बजाया जाता है, मतलब लोटा बजाते ना वो सिक्के से, और ढोलक वाद्य यंत्र से तीव्र गति से ये नृत्य किया जाता है। इस प्रकार से ये बुंदेलखंड के नृत्य हो गए। कल अपन बघेलखंड और भी जो जो नृत्य जहाँ पर होते हैं वो देखेंगे। अब कल अपन पढ़ रहे थे कंपनी एक्ट 2013। पापा जी के जौनपुर जा रहे हैं क्या पता, हम दोपहर में जाएंगे, बोल दो। देखिए कल कंपनियों के बारे में अपन पढ़ रहे थे, ठीक है, तो सदस्यों के आधार पर कंपनी थी। पहली थी पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में क्या रहता है, कम से कम 7 सदस्य होना चाहिए। कितने? 7 सदस्य होना चाहिए, और अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है, मतलब नो लिमिट है। अधिकतम संख्या जो रहती है उसकी नो लिमिट है। कम से कम डायरेक्टर जो होना चाहिए, संचालक,
3 डायरेक्टर होना चाहिए। देयर मस्ट बी 3 डायरेक्टर्स, कम से कम, और अधिकतम 15 संचालक होने चाहिए, अधिकतम। इसके लिए जो सेक्शन लगता है, जो धारा लगती है वो, सर माइक बंद है आपका। ओ शिट 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 शिट, सॉरी सॉरी, सब बता दिया हमने, माइक बंद रहा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। पब्लिक कंपनी के बारे में बता रहे थे। पब्लिक कंपनी में सदस्यों की जो संख्या रहती है, मतलब जो शेयर होल्डर्स रहते हैं, वो कम से कम 7 होना चाहिए। तो लिखिए कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए। अधिकतम सदस्यों की संख्या असीमित होती है, अधिकतम कितने भी हो सकते हैं। न्यूनतम संचालकों की संख्या 3 होनी चाहिए। न्यूनतम संचालकों की संख्या 3 होनी चाहिए। और अधिकतम संचालकों की संख्या 15 होनी चाहिए। इसके लिए जो सेक्शन लगता है वो 271 है। 2 और ब्रैकेट में 71 लिख लेना, 271। अधिकतम कितनी होनी चाहिए संचालकों की संख्या? 15 हो सकती है, मतलब। अब देखो इसमें आता है कोरम वर्ड। कोरम क्या कहलाता है, बीना मैडम बताइए। कोरम सुना होगा। सर जो अपनी एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें 1/3 जैसे चाहिए होती है, जितने सदस्य कोई पास होने के लिए, उसको कोरम कहते हैं। कोरम मतलब होता है एक मिनिमम संख्या होनी चाहिए, कम से कम इतने तो हों। ठीक है, तो ऐसी पब्लिक कंपनी में कोरम कितना होना चाहिए, कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए। तो लिखें, एक मिनट। यदि सदस्यों की संख्या, लिखिए, 1000 से अधिक हो, मतलब कोई भी मीटिंग आदि करने के लिए यदि मान लो टोटल 1000 से अधिक सदस्य हों, ठीक है, 1000 से अधिक सदस्य हों, तो 1000 से कम, अधिक नहीं, कम लिखना, 1000 से कम सदस्य यदि हों तो 5 कम से कम होना चाहिए सदस्य कोरम में। इसका मतलब समझना, कोई मीटिंग आयोजित हुई तो बोलने लगे आज मीटिंग नहीं होगी क्योंकि 2 ही सदस्य आए हैं, और मान लो 6 आ गए या 5 आ गए, तो कोरम पूरा हो रहा तो मीटिंग हो जाएगी, नहीं तो वो स्थगित हो जाती है। ठीक है, यदि 1000 से कम सदस्य हों तो 5 का कोरम रहता है। फिर लिखें, यदि 5000 से कम, मतलब एक कोई कंपनी में 5000 सदस्यों से कम हो सदस्यों की संख्या, तो वहाँ पर 15 का कोरम होना चाहिए। यदि सदस्यों की संख्या 5000 से कम है तो कोरम 15 माना जाता है, 15 का होना चाहिए। यदि 5000 से अधिक अंशधारी, मतलब सदस्यों की संख्या है, तो 30 का कोरम होता है, 30 का कोरम होता है।
ये ध्यान रखना, ये सारी चीज़ अभी अपन केवल पब्लिक कंपनी के लिए कर रहे हैं। तो पब्लिक कंपनी में सबसे पहले धारा देखते हैं, कौन सी सेक्शन लगती है बताइए। 271। 271, हाँ 271। ठीक है। अब इसमें न्यूनतम संचालकों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कितनी? 3। और अधिकतम संचालकों की संख्या कितनी होती है? 15। 15 होती है, ठीक है। फिर इसके बाद मिनिमम मेंबर्स, कम से कम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? कम से कम 60 होना चाहिए और अधिकतम मैक्सिमम, 80 में हो सकते हैं। ठीक है। और कोरम की बात यदि आती है तो यदि 1000 से कम सदस्य हैं कंपनी में तो 5 का कोरम चलता है, और 5000 से कम हो तो 15 का कोरम रहता है, 5000 से अधिक हो, 5000 से अधिक हो तो 30 का कोरम रहता है, ठीक है। अब आगे आते हैं अपन प्राइवेट कंपनी, लिखें प्राइवेट कंपनी के लिए 268, धारा 268 कंपनी एक्ट कौन सा चल रहा है अपना अभी? 271। 2013। 2013 चल रहा है, ठीक है। 2013 में की धारा 268 जो है वो बताती है कम से कम कितने सदस्य होना चाहिए प्राइवेट कंपनी में? 2 होना चाहिए, 2। और अधिकतम सदस्यों की संख्या 200। ठीक है। कम से कम संचालक, एटलीस्ट 2 संचालक होने चाहिए, डायरेक्टर्स 2 डायरेक्टर होना चाहिए, और मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। ठीक है। अब आती है कोरम की बात। तो कोरम में कम से कम ओपीसी में, सॉरी ओपीसी नहीं है, कौन सा प्राइवेट कंपनी है, तो 2 का कोरम होना चाहिए। जितने भी सदस्य हो कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए, 2 का कोरम होता है। ठीक है। अब आती है ओपीसी कंपनी। ओपीसी, ओपीसी मतलब 1 पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी किसे कहते हैं? 1 पर्सन मतलब एक ही व्यक्ति हो, पूरा करता और धरता वही करता है। तो इसमें सदस्यों की संख्या 1 ही होगी, अधिकतम सदस्यों की संख्या 1 होगी, और मिनिमम डायरेक्टर की संख्या 1 होगी, लेकिन अधिकतम डायरेक्टर 15 हो सकते हैं, ये बस लिखना। और इसके लिए 262 धारा है, 262 सेक्शन लगता है 1 पर्सन कंपनी में। और मिनिमम मेंबर्स, कम से कम न्यूनतम सदस्यों की संख्या 1, अधिकतम सदस्यों की संख्या 1, न्यूनतम संचालकों की संख्या 1, लेकिन अधिकतम संचालकों की संख्या, ये तीनों में ध्यान रखना 15 ही होगी, 15 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है। ये हो गया अपना 3 कंपनियों के बारे में, पब्लिक, प्राइवेट और ओपीसी। ओपीसी के बारे में अधिकतर पूछा जाता है, इनका सेक्शन ध्यान रखना। ओपीसी का सेक्शन कितना है? 262, प्राइवेट का है 268 और पब्लिक का है 271। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब कुछ एक और कंपनियां जो महत्वपूर्ण हैं उनको और समझ लेते हैं। जैसे स्मॉल कंपनी, छोटी कंपनी। छोटी कंपनी किससे कहते हैं? तो लिखिए स्मॉल कंपनी के बारे में।
धारा लिखें इसकी सेक्शन 285, 2 ब्रैकेट में 85 लिखें। स्मॉल कंपनी किसे कहते हैं, इसकी 2 शर्तें होती हैं। क्या शर्तें होती हैं? पेड अप कैपिटल मतलब चुकता पूंजी 4 करोड़ से अधिक ना हो, चुकता पूंजी 4 करोड़ से अधिक ना हो। ठीक है, चुकता पूंजी 4 करोड़ और टर्नओवर, टर्नओवर मतलब विक्रय, बिक्री की राशि 40 लाख 40 करोड़ से अधिक ना हो, उसको बोलते हैं स्मॉल कंपनी, छोटी कंपनी है। अमाउंट बताइए, अमाउंट। टर्नओवर 40 करोड़ से अधिक ना हो। ठीक है, इसके लिए धारा 285 हमने बता ही दिया था सेक्शन। अब कुछ एक सेक्शंस जो कि इम्पोर्टेंट हैं वो और ध्यान में रखना, जैसे शेयर कैपिटल अंश पूंजी के लिए 66 लगता है, सेक्शन 66। कंपनी की जो परिभाषा डेफिनेशन है उसके लिए 220 लगता है, 2 ब्रैकेट में 20। फिर विदेशी कंपनी, विदेशी कंपनी के लिए 242 लगता है, 242। इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। हालांकि सेक्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो ज़्यादा उपयुक्त हैं और जो अपन ने पढ़ा हुआ है इसी से क्वेश्चन आते हैं। जैसे पूछा जाता है प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने सदस्य होना चाहिए या पब्लिक कंपनी में कितने होना चाहिए, ठीक है, और ये कोरम पूरा करने के लिए कितना कितना होना चाहिए आता है। और बाकी हमने बहुत सारी चीज़ें नहीं ली हुई इसमें, जैसे कंपनी क्या है, कंपनी एक विधान द्वारा निर्मित व्यक्ति है, इसकी विशेषताएं क्या है अपन सब पढ़ चुके हैं। एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये है वो है, मतलब वो जो अपन पढ़ते आ रहे हैं वो सारी चीज़ अपन ने कवर नहीं की। जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो हमने कवर की हुई हैं, क्योंकि यदि वो सब पढ़ते तो फिर 1-2 दिन का समय लगता अपना। फॉरेन कंपनी 242। फिर लिखें सूत्रधारी कंपनी, सूत्रधारी कंपनी की सेक्शन है 246, 246 ब्रैकेट में लिखना 46। सूत्रधारी कंपनी किसे कहते हैं बताइए ज्योति मैडम। जब दो अपनी कंपनियों को मर्ज कर दिया जाता है तो एक नई कंपनी बनती है। नहीं नहीं बीना मैडम, नहीं। हाँ बोलो रैदास सर। ऐसी कंपनी जो दूसरे कंपनी के 50% से अधिक अंश क्रय करती है 51%, उसे हम सूत्रधारी कंपनी कहते हैं। 50% नहीं, 51% से अधिक। जी 50% से अधिक। हाँ नहीं, वो 51 लगाओ वहां पर, पिछली बार क्वेश्चन आया था ये 51% होना चाहिए होल्डिंग कंपनी, मतलब दूसरी कंपनी के 51% या 51% से अधिक, ठीक है, अंशों को रखते हैं उसको होल्डिंग कंपनी कहते हैं। इसके लिए 246 धारा लगती है। अच्छा अरे मैं बहुत लेट हो गया सर। कोई दिक्कत नहीं, अब 1 मिनट। राजकुमारी नहीं आई है, राजकुमारी नहीं आई है आज, वो गार्डर वारा विराजमान हो। अच्छा ससुराल ससुराल में कोई मैडम जो सर लिखवा रहे हैं ग्रुप में डाल देना, हमें बहुत लेट हो गया आज। ठीक है
और या फिर ठीक है आप सर ना, अभी लिंक लिंक डाल आप लिंक भेज देंगे हम। चलो आगे देखो, फिर सहायक कंपनी लिखें 287, सहायक कंपनी 2 ब्रैकेट में 87। ठीक है, ये जनरली जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो अपन ने लिख ली हैं, कंपनी से संबंधित, कंपनी लॉ से संबंधित। अब इसमें कुछ प्रलेख बनाए जाते हैं, कंपनी के मूल प्रलेख जो रहते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं बताइए बीना मैडम, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और एक और वो क्या बोलते हैं उसको, प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्टस। ठीक है, कंपनी के 3 प्रमुख प्रलेख होते हैं। एक होता है पार्षद सीमा नियम, दूसरा होता पार्षद अंतर नियम, और तीसरा होता प्राविवरण। प्राविवरण मतलब प्रोस्पेक्टस। अब पार्षद सीमा नियम के बारे में समझते हैं। पार्षद सीमा नियम जो रहता है वो कंपनी का चार्टर कहा जाता है। चार्टर मतलब मुख्य चीज जो रहती है कंपनी की। इसमें क्या रहता है, सबसे महत्वपूर्ण पर लेख रहता है पार्षद सीमा नियम। इसमें कार्य की सीमाएं बताई जाती है, मतलब इससे हट के कोई कार्य नहीं करना है। ठीक है, जैसे अपने कॉलेज का चार्टर रहता है ना कि आपको इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना है। तो ये कंपनी ऐसे ही कॉलेज का चार्टर था, ऐसे कंपनी का भी चार्टर रहता है, जिसको पार्षद सीमा नियम कहते हैं। इसमें मुख्यतः कंपनी के अधिकार, उद्देश्य एवं कार्य का निर्धारण होता है। क्या क्या रहता है, कंपनी के जो भी अधिकार रहते हैं, उद्देश्य रहते हैं, कार्य रहते हैं, इसमें उल्लेख होता है। ठीक है, अब एक बात महत्वपूर्ण है, भैया थोड़ी बंद कर दो, कौन जादू नशा कर रहा है, कुछ लगता नहीं है क्या? कौन कर रहा है? हाँ, पार्षद सीमा नियम की विषय वस्तु के बारे में पूछा जाता है। पार्षद सीमा नियम में 6 विषय वस्तु होती हैं, मतलब देयर आर 6 टाइप्स मेन क्लास। ध्यान रखिएगा, इससे आते हैं क्वेश्चन। पार्षद सीमा नियम में 6 क्लास होते हैं, 6 विषय वस्तु या 6 वाक्य होते हैं। ठीक है, इनको याद करना और अच्छे से समझ लेना। पहला वाक्य नाम की धारा, मतलब नाम वाक्य, नेम क्लास। इसका मतलब क्या होता, मतलब इसमें कंपनी का नाम लिखा जाता है। कंपनी में लिमिटेड वर्ड, ये ध्यान रखना, देखो कई कंपनियों में लिमिटेड वर्ड रहता है, किसी कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड रहता है। तो ये कौन कौन यूज़ कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जो सार्वजनिक कंपनियां रहती हैं, सार्वजनिक कंपनी जिसको पब्लिक कंपनी भी कहते हैं, ध्यान रखना, वो अपनी कंपनी के आगे लिमिटेड वर्ड लगाते हैं। लिमिटेड मतलब सीमित। और जो निजी कंपनी रहती हैं, निजी कंपनी मतलब प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाते हैं। रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहता है, इसका मतलब ये निजी कंपनी है। ठीक है, और जो सरकारी रहती है, सरकारी कंपनी में लिमिटेड वर्ड बस लगा रहता है। दूसरा है स्थान वाक्य।
स्थान वाक्य। स्थान वाक्य का मतलब जहाँ पर कंपनी सिचुएटेड है उसका स्थान लिखा रहता है। दूसरा उद्देश्य वाक्य, इसमें कंपनी के उद्देश्य लिखे जाते हैं, ठीक है। फिर दायित्व वाक्य, मतलब लायबिलिटीज क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज के बारे में लायबिलिटीज लिखी जाती हैं। फिर कैपिटल क्लॉज, कैपिटल क्लॉज मतलब पूंजी वाक्य, इसमें सदस्यों की पूंजी लिखी जाती है। फिर अभिधान वाक्य मतलब संविधान को क्या बोलते हैं, अभिधान, इसका मतलब ये ऐसा समझ लें, इसमें पार्षद सीमा नियम के हस्ताक्षरकर्ता को यह लिखकर देना होता कि वह अपने नाम के आगे लिखी गई संख्या में अंशों को लेने के लिए तैयार है। मतलब जितने भी अंश कंपनी के लिए गए हैं, अभिधान मतलब सब्सक्राइब्ड बोलते हैं, हाँ सब्सक्राइब क्लॉज, जितने भी शेयर्स कंपनी के लिए हैं उन शेयर्स की संख्या लिखनी पड़ती। 500 लिए तो 500 शेयर्स, तो ये इसमें मेंशन रहता है, ठीक है। अब प्रश्न कैसे बनता है, प्रश्न ये बनता है पार्षद सीमा नियम में कितने क्लास हैं, कितने वाक्य हैं, तो टोटल कितने क्लास हैं, 6, ठीक है। तो पहला कौन सा था, नेम क्लास, प्लेस क्लास, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्लास, दायित्व मतलब लायबिलिटी क्लास, कैपिटल क्लास और अभिधान क्लास, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। अब आगे देखें, पार्षद अंतर नियम, अरे बाप रे, अब आ रही है बहन जी, क्या बात है, श्रद्धा मैडम नींद लग गई थी क्या? हाँ यार सर, मैं 7 बजे उठी और वापस सो गई। अच्छा, इसकी लिंक सेंड कर दीजिएगा सर। ठीक है। हाँ, अब आगे देखें, पार्षद अंतर नियम। पार्षद अंतर नियम, एक मिनट, की जो सेक्शन है, पार्षद सीमा नियम का कोई सेक्शन नहीं दिया हुआ। पार्षद अंतर नियम, कंपनी अधिनियम 1956, ध्यान रखना, नॉट 2013, 1956 की धारा 2 ब्रैकेट में 2 में वर्णित है, ठीक है। अब प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है, पार्षद अंतर नियम का उल्लेख कंपनी अधिनियम, कौन से कंपनी अधिनियम में किया गया, तो 1956, 2013, 2019 वगैरह वगैरह। तो ये ध्यान रखना 1956 के सेक्शन 2(2) में किया गया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, धारा 2 ऐसा लिखना है, 2 ब्रैकेट में 2, 2, ठीक है, 2 ब्रैकेट में 2। अब देखो, अभी अपन ने पढ़ा सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसमें क्या होता है, सभी 6 चीज रहती, 6 मेन वाक्य रहते हैं। कौन कौन से, नीलिमा मैडम? सर इसमें पहला है नाम की धारा, इसमें कंपनी का नाम लिखा जाता है, फिर स्थान, फिर उद्देश्य, लायबिलिटीज, कैपिटल और सब्सक्राइब प्रोसेस। अच्छा, ये बताइए, सार्वजनिक कंपनी में नाम यदि लिखना है तो क्या लिखेंगे, किसी भी कंपनी का? सार्वजनिक में हाँ, लिमिटेड लिखेंगे सर। लिमिटेड। और निजी कंपनी में? प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, निजी कंपनी में बताइए कितने अधिकतम संचालक हो सकते हैं? सर उसमें अधिकतम 2। अधिकतम संचालक
डायरेक्टर अधिकतम 3 निकलता है। नहीं, अधिकतम संचालक। अधिकतम संचालक से 15। ठीक है। और अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती प्राइवेट में? 200। और सेक्शन कौन सा लगता है प्राइवेट कंपनी में? 268। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आता अपना पार्षद अंतर नियम। इसमें पार्षद अंतर नियम में कंपनी का जो इंटरनली मैनेजमेंट है उसके बारे में लिखा जाता है। इंटरनली में मतलब कंपनी के संचालन हेतु जो नियमावली रहती है वो बताई जाती है। कंपनी के आंतरिक प्रबंध की जो नियमावली रहती है उसको मेंशन किया जाता है। ठीक है। देखो जैसे अपने कॉलेज में जो हायर एजुकेशन से जो रूल्स रेगुलेशंस आते हैं कि आपको 6 घंटे पूरे करने हैं, आपको ड्रेस कोड पर आना है, आपको ये पढ़ाना है, जो हायर एजुकेशन से आएंगे वो कहलाएगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब पार्षद सीमा नियम। और जो कॉलेज अपने कोड ऑफ कंडक्ट बना देता है उसको पार्षद अंतर नियम, मतलब जो आंतरिक क्रियाओं के लिए बनाया जाता है। ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना कंपनी के आंतरिक प्रबंध के लिए बनाया जाता है। फिर आगे देखते हैं। कंपनी या तो अपने अंतर नियम स्वयं तैयार करती है अथवा कंपनी अधिनियम 1956 की तालिका आ को स्वीकार करती है। कंपनी अधिनियम 1956 की प्रथम अनुसूची कंपनी के प्रबंध में आंतरिक व्यवस्था हेतु 99 आदर्शों के अंतर नियम दिए गए। इस तालिका आ नाम से ध्यान रखिएगा। यदि मान लो कोई कंपनी पार्षद अंतर नियम फॉलो नहीं करती है तो वो टेबल आ के प्रावधान को फॉलो करेगी। तालिका आ लिख लीजिए। यदि कोई कंपनी अपने अंतर नियम नहीं बनाती है तो उसको तालिका आ के प्रावधानों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। बाकी और इसमें अंतर नियम में क्या आ जाए, जैसे अंश पूंजी, अंश आवंटन, कंपनी की जो बैठ के रहती है, ये सारी चीजें इसमें मेंशन रहती है। हाँ, एक बात और, यदि मान लीजिए किसी कंपनी का नाम आदि परिवर्तित करना है, देखो एक सामान्य प्रस्ताव रहता और एक विशेष प्रस्ताव रहता, तो ये इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं इसलिए हमें ध्यान आ गया। मान लो किसी कंपनी को अपना नाम बदलना है तो इसके लिए उसको विशेष प्रस्ताव, ये अपने जो 6 क्लास दिए हैं ना, 6 क्लास में कोई भी यदि परिवर्तन करना होगा, ध्यान रखना, यदि इनमें से कोई परिवर्तन, मान लो स्थान चेंज करना है, ठीक है, स्थान चेंज करना है तो उसको विशेष प्रस्ताव पास करना पड़ेगा। ठीक है। मान लो उद्देश्य बदलना है, पूंजी की राशि को बदलना है, समझ में आ रहा, मतलब ये कंपनी की नियमावली है, नियमावली में कुछ चेंज करना है, यदि चेंज करना है तो पार्षद सीमा नियम में जो विषय वस्तु है यदि उनमें चेंज करना तो विशेष प्रस्ताव की जरूरत रहती है। विशेष मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन निकाला जाता है। लेकिन यदि कोई छोटी मोटी चीज करनी है, जैसे कंपनी की मीटिंग कल थी, कल की या परसों करना है, तो इसके लिए सामान्य प्रस्ताव की आवश्यकता रहती, केवल एक नोटिस निकाल दिया जाता है कि कल की या परसों से। तो सामान्य और विशेष प्रस्ताव समझ लेना। यदि 6 वाक्यों के लिए कोई चेंज करना है तो उसके लिए विशेष प्रस्ताव की आवश्यकता रहती है, अदरवाइज सामान्य प्रस्ताव में काम चल जाता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। प्राविवरण, प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस मतलब होता है, देखो कोई भी कंपनी रहती है वो कैपिटल प्राप्त करती है सबसे पहले, किससे? सामान्य पब्लिक से। तो प्रोस्पेक्टस ध्यान रखना सार्वजनिक कंपनी ही इशू करती है। सार्वजनिक कंपनी मतलब कौन सी कंपनी कहलाती है ज्योति मैडम? सार्वजनिक कंपनी वह कंपनी जिसमें कम से कम 7 सदस्य होते हैं और अधिकतम। हाँ, उसका नाम क्या है? सार्वजनिक कंपनी का दूसरा नाम पब्लिक कंपनी। इसके लिए कौन सी सेक्शन लगती है? इसमें लगता है सर 271।
270। अब इसमें कितने सदस्य होना चाहिए कम से कम? कम से कम 7, अधिकतम 8 हो सकते हैं। और न्यूनतम संचालक होते हैं इसमें 3, अधिकतम संचालक 15। ठीक है। अब ध्यान रखना, प्राविवरण जो है प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस क्या है? जिसमें धन प्राप्त मतलब पूंजी प्राप्त करने के लिए जो दस्तावेज जारी किया जाता है कंपनी के द्वारा, उसको प्राविवरण कहते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, केवल सार्वजनिक कंपनी ही प्राविवरण जारी करती हैं, प्राइवेट कंपनी कोई भी प्राविवरण जारी नहीं करती हैं। समझ में आ गया? पूंजी प्राप्त करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स इशू किया जाता है, जो परिपत्र इशू किया जाता है, उसको हम सार्वजनिक कंपनी प्राविवरण कहते हैं। ठीक है। अब बताइएगा, आप लोगों से हम प्रश्न पूछ रहे हैं। और ये प्राविवरण होता है वो केवल सार्वजनिक कंपनी से बनती है, बस इसमें हो प्राइवेट गया। नहीं। हाँ नहीं, प्राइवेट नहीं। अब हम प्रश्न पूछ रहे हैं, आप लोग बताइएगा। बीना मैडम, पार्षद अंतर्नियम के अभाव में, पार्षद अंतर्नियम मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यदि वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए क्या फॉलो करना पड़ता है? टेबल ए में कितने नियम हैं? ध्यान रखना, 99 नियम है टेबल ए में। टोटल देयर आर 99 रूल्स आर देयर। सभी लोग लिख लें, टेबल ए में 99 नियमावली है। अब आगे नीलिमा मैडम बताएंगी। कंपनी के उद्देश्य और कार्य क्षेत्र को परिभाषित किस में किया जाता है? पार्षद सीमा नियम। पार्षद सीमा नियम में किया जाता है। फिर पार्षद सीमा नियम को तैयार किया जाता है। पार्षद सीमा नियम को किसके द्वारा तैयार किया जाता है, ये अभी हमने नहीं बताया, तो ये लिख लें, प्रवर्तकों के द्वारा। प्रवर्तक, देखो कंपनी में प्रमोटर्स रहते हैं। क्या रहते हैं? प्रमोटर्स। ठीक है। तो जो पार्षद सीमा नियम है उसको कौन बनाता है? डायरेक्टर वगैरह नहीं बनाते हैं, इसको प्रमोटर्स बनाता। प्रवर्तक, प्रवर्तक मतलब जो कंपनी की स्टार्टअप करता है, शुरुआत करता है। ठीक है। इससे रिलेटेड लगभग सारे क्वेश्चन अपन ने कवर कर लिए हैं। अब इसी में अगला आता है, लिखिए CSR। CSR का फुल फॉर्म बताओ बीना मैडम। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्रदान करें। CSR क्या है? CSR आजकल कंपनी को जो है समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए, इसके लिए कुछ दिया गया, तो उसी को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी कहा जाता है। इसमें आपके फॉर मतलब ग्रीनरी के लिए करना चाहिए, आपको सामाजिक जैसे कुछ भी करना चाहिए जिससे समाज में आप दें। कंपनी का दायित्व है कि वो समाज से ले रही है तो समाज के लिए कुछ करना चाहिए उन्हें, वो किसी भी एरिया में हो सकता है। ये बेसिक जानकारी हो गई। सामाजिक निगमीय उत्तरदायित्व, ब्रैकेट में लिखना CSR। अब इसके लिए कुछ फैक्ट हैं, बस फैक्ट बस इंपॉर्टेंट है, बाकी मीनिंग तो आपको पता चल गई क्या कहलाती है। फैक्ट क्या है, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। ये लिखें, पहला पॉइंट, CSR को कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल 7 में और सेक्शन 135 में बताया गया है। लिखिए, CSR को कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल 7। ज्योति मैडम, 2013 में कुल कितने शेड्यूल हैं 2000 कंपनी एक्ट में?
सर 470 नहीं, सेक्शन सेक्शन 7 अनुसूची है 60। एक मिनट हमने गलत बोल दिया। धारा है सेक्शन। हाँ, धाराएं 470 हैं और शेड्यूल है 7, है ना। तो लिखें, जो CSR है वो शेड्यूल 7 में ही बताया गया है। शेड्यूल मतलब अनुसूची 7 में ही सबसे लास्ट वाली अनुसूची में दर्शाया गया है। और जो सेक्शन है उसकी 135 है। अब दूसरा पॉइंट लिखें, यदि कोई कंपनी निम्न में से कोई एक शर्त पालन करती है तो उसे CSR के अंतर्गत 2% सोशल वेलफेयर मतलब समाज कल्याण के लिए देना पड़ता है। पहला पॉइंट लिखें, यदि किसी कंपनी की नेटवर्थ कंपनी का नेटवर्थ मतलब होता कुल मूल्य, शुद्ध मूल्य 500 करोड़ से अधिक हो, दूसरा लिखें, टर्नओवर मतलब विक्रय 1000 करोड़ से अधिक हो, तीसरा लिखें, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से अधिक हो, समझो। CSR कब देना पड़ता है 2%, जब नेटवर्थ 500 करोड़ से अधिक हो कंपनी की। नेटवर्थ मतलब होता कुल मूल्य, मतलब संपत्ति में से, टोटल असेट में से दायित्व घटाने के बाद 500 करोड़ से अधिक आता है तो नेटवर्थ ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, तो 500 करोड़ से यदि अधिक हो तो वो CSR में आ जाएगा। विक्रय यदि 1000 करोड़ से अधिक हो रहा है तो CSR में आएगा। यदि कंपनी का प्रॉफिट साल भर का 5 करोड़ हो तो आ जाएगा। ठीक है, अब बोला गया यदि ये 3 में से कोई एक कंडीशन ही फुलफिल हो रही है, ठीक है, तो उसको CSR में कितना % देना पड़ता है? 2%। अब 2% कैसे निकालेंगे? तो लिखो 2% बराबर गत 3 वर्षों के शुद्ध लाभ का योग बटे 3, प्रीसीडिंग 3 years नेट प्रॉफिट अपॉन 3। ठीक है, अब बहुत से प्रश्न इसमें से बन जाएंगे। जितना अपन ने लिखा है केवल इतना ही ध्यान में रखना है। 2% दिया जाता है, किस कौन सी कंपनी एलिजिबल है जो 500 करोड़ इनका नेटवर्थ अधिक हो, टर्नओवर 1000 करोड़ से अधिक हो, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से अधिक हो। ठीक है, अब जो CSR है वो ट्रिपल बॉटम लाइन पर केंद्रित होती है। महत्वपूर्ण प्रश्न, CSR ट्रिपल बॉटम लाइन पर केंद्रित होती है। अब ये ट्रिपल लाइन बॉटम क्या कहलाता है इसके बारे में समझें। ट्रिपल मतलब 3,
नीचे की जो चीज, बॉटम, बॉटम मतलब नीचे, तो 3 चीजों पर केंद्रित रहती जो निम्न स्तरीय माना जाता है। पहला इकोनॉमिक, आर्थिक। ट्रिपल बॉटम मतलब 3 लाइन कौन कौन सी, को 3 चीज कौन कौन सी देखता है। पहला रहेगा इकोनॉमिक, दूसरा रहेगा सामाजिक मतलब सोशल, और तीसरा रहेगा पर्यावरण मतलब एनवायरनमेंट। इसलिए इसको ट्रिपल बॉटम लाइन कहते हैं। ठीक है। अब प्रश्न पूछा जाएगा CSR को क्या कहते हैं, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन, 4 लाइन, 1 लाइन, तो इसको ट्रिपल बॉटम लाइन कहते हैं। ठीक है। अब 2-3 और बचे हुए हैं, मतलब कंपटीशन एक्ट बचा हुआ है, और एक और कौन सा है, इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 बचा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बचा है। तो ये कल तीनों अपन निपटा देंगे। ठीक है। इसमें अपन सारी चीज़ नहीं ले रहे हैं क्योंकि करने के लिए बहुत कुछ है। यदि बहुत कुछ लेंगे तो उतना टाइम नहीं है कि इसकी मीनिंग बताओ, इसकी विशेषताएं बताओ, इसका अर्थ बताओ, ये सब चीज़ें नहीं है। जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वही कर रहे हैं। इसके लिए हमें पहले बहुत सारी क्लासेस देखना पड़ता है, लिखना पड़ता है, तब कहीं जाके उसको समराइज करके आप लोग के पास प्रस्तुत कर पाते हैं। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, कल क्लास लगेगी शाम को ही। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।